हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावा में। आज हम बात करेंगे कि जावा में कितने तरह की मेमोरी होती हैं एलोकेट, हम जो कि हमें जावा करके देता है। तो मेनली हमारे पास दो ही तरह की मेमोरी एलोकेशन होती है जावा के अंदर। वो होती है हमारी एक हीप और एक होती है स्टैक। तो चलिए देखते हैं इनका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हीप मेमोरी क्या है एंड इसके यूजेस क्या हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आप जावा में ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हो। न्यू कीवर्ड का यूज करके हम जावा में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप अपने जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो हमेशा आपका हीप मेमोरी के अंदर एलोकेट होगा। फिर से बताता हूँ, हम जब भी जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी हम जावा का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मेरा हीप के अंदर स्टोर होगा। ठीक है। इसके बाद सपोज करो अगर आपका हीप मेमोरी किसी भी इंस्टांस पे फुल हो जाता है तो जावा आपको क्या एरर देगा, वो होगा आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है। तो जो एरर का नाम होगा आपका जावा डॉट लैंग डॉट आउट ऑफ मेमोरी एरर होगा। यहाँ पे जावा डॉट लैंग जो है ये पैकेज है जिसके अंदर आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर क्लास होगा। तो मेनली आउट ऑफ मेमोरी एरर जो है वो हमें थ्रो करेगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जावा के अंदर दो मेमोरी होती है, स्टैक एंड हीप। तो हीप जो होता है वो स्लो होता है स्टैक के कंपेयर में। जब भी हम डाटा एक्सेस करते हैं हीप के अंदर वो कंपैरेटिवली, तो वो जो एक्सेस जो होता है ना, एक्सेस प्रोसेस वो स्लो होता है स्टैक के कंपेयर में। इसके बाद हीप जो होता है आपका थ्रेड सेफ नहीं होता। थ्रेड सेफ का क्या मतलब होता है, सपोज करो थ्रेड को आप इस तरह से समझ लो कि थ्रेड जो होते हैं वो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। कुछ मल्टीपल प्रोसेस होंगे जो कि साइमल्टेनियसली आपके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं थ्रेड्स एंड कैसे हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि थ्रेड जो होते हैं आपके छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो और एक टाइम पे आप मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हीप जो होता है आपका वो थ्रेड सेफ नहीं होता। मतलब अगर आप थ्रेड यूज कर रहे हैं तो ये चांस है कि मल्टीपल थ्रेड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी डाटा जिसपे आपका थ्रेड आपका वर्क कर रहा होगा वो डाटा करप्ट हो सकता है अगर वो हीप के अंदर पड़ा है वो डाटा। तो ठीक है, हीप के अंदर अगर मेरा कोई भी डाटा पड़ा है जिसपे मेरे मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस डाटा को यूज करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हाई चांस है कि वो डाटा मेरा करप्ट हो सकता है क्योंकि मेरा हीप जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता। ठीक है। इसके बाद अब हीप मेमोरी जो होती है आपकी उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में। हीप मेमोरी मेरी फर्दर डिवाइड होती है थ्री पार्ट्स में जिसको मैं जनरेशन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? जनरेशन कहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप की जनरेशन होती है हमारे पास। तो मेनली हमारे पास तीन टाइप की जनरेशन होती है। सबसे पहला होता है आपका यंग जनरेशन। सेकंड होता है आपका ओल्ड और टेन्योर्ड जनरेशन भी जिसे आप कहते हो, ओल्ड और टेन्योर्ड जनरेशन। थर्ड होता है आपका परमानेंट जनरेशन। तो यंग जनरेशन क्या होगा, जब भी आप जावा में नए ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो वो हमेशा आपके यंग जनरेशन वाले एरिया में जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कभी वो एरिया सपोज करो फुल हो गया ऑब्जेक्ट से तो एक माइनर गार्बेज कलेक्शन का जावा प्रोसेस चला देगा उस एरिया को फ्री करने के लिए। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है इसको इस तरह से समझो, सपोज करो आपका मेमोरी फुल हो गया तो जावा जो है मेमोरी को फ्री करने के लिए जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होंगे आपके उनको हटा देगा उस स्पेस से। इस प्रोसेस को आप गार्बेज कलेक्शन कहते हो। ठीक है। तो जो भी हम नए ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमारे यंग जनरेशन के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है। अब ओल्ड जनरेशन क्या होता है, तो यंग जनरेशन के अंदर आप जब भी आपके नए ऑब्जेक्ट्स प्लेस होते हैं तो उनकी एक थ्रेशोल्ड लाइफ जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट की जाती है यंग जनरेशन के अंदर, जो जावा ऑटोमेटिकली करके देता है। जब भी वो थ्रेशोल्ड या आप कह सकते हो जब भी वो ऑब्जेक्ट्स की लाइफ जितनी जावा ने सेट किया है यंग जनरेशन एरिया के अंदर, जब वो कंप्लीट हो जाती है आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यंग जनरेशन से ओल्ड जनरेशन वाले एरिया के अंदर मूव कर दिए जाते हैं। दोबारा बताता हूं, जब भी हम यंग जनरेशन, हमारा एरिया है ठीक, मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया वो मेरा यंग जनरेशन में जाके स्टोर हो गया। ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लाइफ स्टोर, मतलब एक थ्रेशोल्ड लाइफ जो होगी
वो बाय डिफॉल्ट जावा डिफाइन करेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इतने टाइम तक है इस यंग जनरेशन एरिया में रहेगा। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट यंग जनरेशन एरिया से मूव करके वो उसको ओल्ड जनरेशन वाले एरिया में डाल देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका यंग और ओल्ड जनरेशन। इसके बाद होता है परमानेंट जनरेशन। क्या होता है, तो जो भी मेरी क्लास होगी या जितने भी मेरे एप्लीकेशन में मेथड्स होंगे, ठीक है, जेवीएम उनके बारे में जो भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा वो आपके परमानेंट जनरेशन एरिया के अंदर स्टोर करेगा। फिर से बताता हूं, मेरे जावा में जो भी रन टाइम क्लासेस होंगे या मेथड्स होंगे, जेवीएम उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है आपके परमानेंट जनरेशन एरिया में, जिसको आप मेटा डेटा भी कहते हो। ठीक है, तो मेटा डेटा कुछ नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एनी पर्टिकुलर सोर्स, आप इस तरह से समझ लो। तो वो जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी परमानेंट जनरेशन एरिया में स्टोर करके रखी जाती है। तो ये था मेरा हीप मेमोरी जावा में। हमने देखा कि कितने पार्ट्स में आपका हीप मेमोरी डिवाइडेड होता है। अब हम बात करते हैं स्टैक मेमोरी की। तो स्टैक मेमोरी क्या होती है जावा में, अब आप कि जो भी मेमोरी एलोकेशन होंगे, जो भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होंगे, वो आपका स्टैक के अंदर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब स्टैक कौन सा डाटा स्टोर करके रखता है, हीप तो मेरा ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, तो स्टैक क्या स्टोर करता है, स्टैक आपके जो भी प्रिमिटिव वैल्यूज होंगी जो कि किसी भी मेथड में यूज हो रही होंगी, मतलब आपके मेथड के अंदर जो भी डाटा होगा, ठीक है, जो भी प्रिमिटिव वैल्यूज आप समझ लो, जैसे इंट, फ्लोट, जैसे हमने पढ़ा होगा सी में भी, अगर आपको नॉलेज होगी या अगर आपको किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी इससे पहले, तो जो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं वो होती हैं आपकी इंट, फ्लोट, कैर। ठीक है, तो ये जो होती है मेरी प्रिमिटिव वेरिएबल्स, मैं इनको कहता हूँ। इंट, फ्लोट, कैर हो गया, इसके बाद हो जाता है आपका बाइट हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग आ जाता है आपका इसी के अंदर, फिर आपका डबल आ जाता है। तो ये सारी जो होती है मेरी प्रिमिटिव वैल्यूज कहता हूँ इनको मैं। तो स्टैक के अंदर मेरा वो डाटा स्टोर होगा जो कि मेरा मेथड स्पेसिफिक होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जो मेरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो रेफरेंस वेरिएबल भी तो जावा में कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। तो जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो भी आपका स्टैक के अंदर स्टोर होता है। जो भी आपके मेथड स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी वो सारी आपके स्टैक के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, स्टैक जो है आपका लीफो मैनर में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टैक में आप सपोज करो, आप जैसे जैसे अपने जावा में नए मेथड्स बनाते जाओगे तो स्टैक का साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही उन मेथड्स का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, वो मेथड अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो मेथड टर्मिनेट हो जाएगा। वैसे वैसे आपका स्टैक का जो साइज है वो श्रिंक होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके मेथड स्पेसिफिक डाटा होता है वो आपके स्टैक के अंदर उतने टाइम तक ही सरवाइव करेगा जब तक आपका मेथड रन कर रहा है। जिस वक्त आपका मेथड एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, उस मेथड से रिलेटेड आपका जो भी डाटा होगा जो कि स्टैक के अंदर स्टोर होगा वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका सपोज करो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम अगर आपका स्टैक मेमोरी फुल हो जाता है तो जावा आपको एरर थ्रो करेगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, ये आउट ऑफ मेमोरी एरर होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो स्टैक मेमोरी है वो फुल हो चुका है। अब स्टैक जो होता है उसमें जो भी आपके एक्सेस ऑपरेशन होते हैं वो फास्ट होते हैं हीप के कंपेयर में। ठीक है, स्टैक जो होता है आपका थ्रेड सेफ होता है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी डाटा होगा वो अपने ही स्टैक में प्लेस होता है, तो ये थ्रेड सेफ होगा। आपका स्टैक जो है वो थ्रेड सेफ होता है, मतलब अगर इसमें सपोज करो मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं और वो मेरे स्टैक से डाटा एक्सेस कर रहे हैं, तो मेरा डाटा कभी करप्ट नहीं होगा क्योंकि हर डाटा एक पर्टिकुलर स्टैक में प्लेस होता है, तो ये थ्रेड सेफ होता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया स्टैक होता है कि स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, कितने तरह के जावा में हमारे पास मेमोरी एलोकेशन होता है। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि किस तरह से डाटा जो है आपका वो एलोकेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ओपन कर रखा है डिजिटल ओशियन नाम की वेबसाइट पे।
तो अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो मैं अभी थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। तो देखो हमने एक क्लास बनाई मेमोरी नाम की। अब मुझे पता है कि जावा में जो मेरा मेन मेथड होता है वो होता है मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग, एरे ब्रैकेट और आर्क्स वेरिएबल नेम, फिर यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस लगते हैं, ठीक है। जब तक आप अपने जावा में मेन मेथड कॉल नहीं करोगे आपका जावा प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे मेन मेथड को कॉल करना इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा मेन मेथड हुआ। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, एक वेरिएबल बना रखा है इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, फिर वेरिएबल का नाम आई और इक्वल टू 1 में उसकी कुछ भी वैल्यू, आप यहाँ पे 1 दे दो 2 दे दो, योर चॉइस। तो इंट आई इक्वल टू 1 मैंने बनाया, ये यहाँ पे मेरा वेरिएबल हुआ, ठीक है। इसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है आपके जावा के अंदर, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं जावा में, क्लास का नाम, फिर रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड, फिर दोबारा आपके क्लास का नाम और पैरेंथेसिस विद सेमीकोलन। तो ऐसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने मेमोरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाया, मेमोरी एम मैम, मैम मेरा रेफरेंस वेरिएबल हो गया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर मेमोरी, फिर पैरेंथेसिस। ऐसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब ये भूल जाओ आप प्राइवेट को क्या होता है, वॉइड क्या है, ये सारे आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी ये समझो आप बस कि मैंने एक यहाँ पे एक मेथड बना दिया प्राइवेट वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और प्राइवेट का मतलब होता है कि इस मेथड को आप खाली इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। आप इस मेथड को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज करो अगर मैंने जावा के अंदर दो क्लासेस बनाई, एक मेमोरी और एक मेमोरी वन नाम से क्लास बनाई, तो इस मेथड को मैं मेमोरी वन क्लास के अंदर मतलब इस मेथड को मैं मेमोरी वन क्लास से कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब हुआ पर्सनल, तो ये जो है इसी क्लास का मेथड और ये इसी क्लास में यूज हो पाएगा खाली, ठीक है। तो प्राइवेट वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फू मेरा हो गया मेथड का नाम। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट ले लिया, तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा वो कौन से टाइप का है, ऑब्जेक्ट क्लास के टाइप का है। उसके बाद मैंने एक उसका नाम दे दिया पैरम, ठीक है। यहाँ पे आप पैरम की जगह कुछ भी दे दो, ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम हुआ। देन फिर आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास होती है मेरी जावा में, मैंने लिखा क्लास डिक्लेयर की स्ट्रिंग। फिर अगेन मैंने एक वेरिएबल बनाया str इक्वल टू, इसके बाद पैरम, पैरम लिखा मैंने। डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा, आपका जो भी वैल्यू होगा किसी वेरिएबल का उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, उसको एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था इसको मैंने एज अ डॉट टू स्ट्रिंग का यूज करके मैंने इसको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसका यूज करते हैं हम जावा में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, वो मेथड कॉल किया एंड उसके अंदर मैंने इस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू दे दी, ठीक। आई होप आपको ये जो सिंटेक्सिस एंड ये जो फ्लो पूरा बताइए आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी आप भूल जाओ कि क्या है, क्यों बनाया है, मेमोरी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब बताऊंगा आगे। ये जस्ट हीप एंड स्टैक मेमोरी का यूज बताने के लिए आपको एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने सिस आउट के अंदर आपका str की जो भी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली। अब आपने प्रोग्राम लिख लिया। अब देखते हैं इंटरनल जावा क्या करता है, कैसे हीप और स्टैक मेमोरी को यूज करता है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपका ये एक मेन मेथड हो गया, ठीक है। अब देखो आप इस मेथड के अंदर ये मेरा डाटा बना है, एक मैंने इंटीजर वेरिएबल ले लिया, एक मैंने ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक मैंने मेमोरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर मैंने मेमोरी क्लास के अंदर जो मेरा फू मेथड है उसको मैंने कॉल किया, कैसे, मैम रेफरेंस वेरिएबल का नाम डॉट फू मेथड का नाम, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भी मेरा डाटा है ये मेरा इस मेन मेथड से ही बिलोंग करता है। ये जो भी मेरा डाटा है ये मेरा इस मेन मेथड से ही बिलोंग करता है, राइट। ऐसे ही जो मैंने फू मेथड बनाया इसके अंदर जो भी मेरा डाटा है ये मेरा इस फू मेथड से ही बिलोंग करता है, राइट। ये इस फू मेथड का ही डाटा है, यहां तक क्लियर है। तो जब आप लिखोगे इंट आई इक्वल टू 1, जो कि मेरा मेथड डाटा है किसका,
मेन मेथड का। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, जब आपने इंट आई इक्वल टू 1 लिखा, तो मैंने जैसे आपको अपने स्टेप केस में बताया भी था कि जो भी आपके प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं जो कि मेथड स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, जैसे इंट प्रिमिटिव वैल्यूज क्या होगी आपके, इंट, कैरेक्टर, डबल, बूलियन, ठीक है, ये सारी आपकी प्रिमिटिव वैल्यूज हुई, ये सारी आप स्टैक के अंदर स्टोर होती हैं। तो क्योंकि मेरा इंट जो है एक प्रिमिटिव है, ये मेरा इस मेथड को बिलोंग करता है, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो किसी भी मेथड के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये मेरा इंटीजर वेरिएबल जो है, ये मेरा इस मेथड, इस मेन मेथड से ही बिलोंग करता है खाली, राइट। ये मेथड स्पेसिफिक है। तो ये मेरा स्टोर होगा स्टैक मेमोरी के अंदर, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, स्टैक मेमोरी के अंदर आपका स्टोर हुआ। इसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब मैंने आपको बताया था कि अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका हीप के अंदर स्टोर होता है हमेशा। तो आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा हीप मेमोरी है एक, ठीक है। तो इसका मेरा ये ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है मेरा हीप मेमोरी के अंदर प्लेस हो गया, ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो भी रेफरेंस वेरिएबल होगा वो आपका स्टैक के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो एड्रेस है वो मेरा ओबीजी के अंदर स्टोर्ड है। ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया ऑब्जेक्ट क्लास का तो वो मेरा हीप में स्टोर हो गया। और अब हमें पता है कि मेमोरी में जब भी कोई डाटा स्टोर होता है तो उसका एक एड्रेस होता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ, और इसका जो भी एड्रेस होगा इस ऑब्जेक्ट का वो इस रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे के पास होगा, ठीक है। और ये ओबीजे जो होगा आपका रेफरेंस वेरिएबल है ये, क्योंकि तो ये आपका स्टैक के अंदर स्टोर होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक। फिर ऐसे ही हमने मेमोरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मेमोरी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगेन मेरा हीप में है, हम देख सकते हैं यहाँ पे हीप के अंदर है मेरा मेमोरी क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर इसका जो एड्रेस, इस मेमोरी क्लास के ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो मेरे रेफरेंस वेरिएबल मेम के पास है, एमईएम के पास है। अब ये क्योंकि मेरा रेफरेंस वेरिएबल है तो ये फिर मेरा अगेन स्टैक में स्टोर होगा, राइट, ठीक है। अब हमने देखा इस मेथड से रिलेटेड जो भी डाटा था, जो ऑब्जेक्ट थे वो मेरे हीप में स्टोर हुए, और जो रेफरेंस वेरिएबल और जो लोकल वेरिएबल थे जैसे इंटीजर आई इक्वल टू 1, जो भी प्रिमिटिव वैल्यूज है वो मेरी स्टैक के अंदर स्टोर हुई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है, ये डिपिक्ट करने के लिए है कि ये एक मेरा एक सेपरेट फ्रेम है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जो भी मेरे मेन मेथड से रिलेटेड, जो भी मेरे स्टैक के जो मेन मेथड से रिलेटेड जो भी मेरे वैल्यूज थे वो मेरे स्टैक मेमोरी में इस एक फ्रेम के अंदर क्लोज हो गए, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद हो गए, ठीक है। तो ये मेरा कहलाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है पूरा एज अ होल मेरा एक फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अब हम फू मेथड के ऊपर। तो फू मेथड में हमने देखा कि हमने क्या डिक्लेयर करा रखा है, स्ट्रिंग एसटीआर, ठीक है। तो अब एसटीआर जो है मेरा ये अगेन मेरा लोकल वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये मेरा इस मेथड के अंदर डिक्लेयर हो रखा है, राइट। तो मतलब ये एसटीआर वेरिएबल जो है मेरा इस मेथड के लिए लोकल है, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, खाली आप इस मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हो, ठीक। तो एसटीआर अगेन मेरा जाएगा स्टैक में, हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एसटीआर जो है स्टैक के अंदर है। दूसरे फ्रेम जो बनाया है मैंने, अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया एंड इसके अंदर हमने एसटीआर प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा पैरम, अच्छा, मेथड में ये जो होता है ना, मेथड के बाद जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल पास कराते हैं इसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स भी आपके बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल ही होते हैं, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट भी आपका स्टैक मेमोरी के अंदर आ गया अगेन। तो क्या नाम था इस लोकल वेरिएबल का, पैरम नाम था, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का था। तो पैरम अगेन मेरा आ गया यहाँ पे स्टैक के अंदर, ठीक है। अब ये भी मेरा एक अगेन आप देखोगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये भी एक फ्रेम हो गया, ठीक है। तो स्टैक के अंदर जो भी मेथड रिलेटेड डाटा होते हैं वो सेपरेट फ्रेम के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। ये एक फ्रेम हो गया मेरा, ये मेरा दूसरा फ्रेम हो गया, ओके। मैम ऑब्जेक्ट इंट, ये जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये मेरा एक फ्रेम हुआ।
str पैरम मेरा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये मेरा एक दूसरा फ्रेम हो गया। तो क्योंकि डाटा जो होता है स्टैक में फ्रेम वाइज स्टोर होता है, राइट, इसलिए स्टैक जो होता है आपका थ्रेड सेफ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे पैरम डॉट टू स्ट्रिंग किया था। अब स्ट्रिंग का जो भी डाटा होगा ना, आपका जो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो भी आपका हीप के अंदर प्लेस होता है, बट एक हीप के अंदर एक सेपरेट एरिया बनता है जिसको आप स्ट्रिंग पूल कहते हो। ठीक है, तो जो भी डाटा होगा आपका स्ट्रिंग रिलेटेड, वो भी आपका वो आपका स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक स्ट्रिंग पूल बना, एंड यहाँ पे जो है मेरा डाटा जो है वो स्टोर हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग पूल हो गया। आगे बताऊंगा आपको फुली सारे कॉन्सेप्ट डीप में बताऊंगा, अभी जस्ट एक मेमोरी किस तरह से यूज होती है, इसलिए जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए इस तरह से एक एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, तो जो भी आपके स्ट्रिंग रिलेटेड वैल्यू होंगी वो आपके हीप मेमोरी के अंदर एक सेपरेट एरिया होगा स्ट्रिंग पूल, उसके अंदर स्टोर होता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, मैं यहाँ पे एज अ लोकल वेरिएबल जो है मैंने फू के अंदर मैंने अपना ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास किया। टू स्ट्रिंग क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी उसको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो भी एड्रेस रहा होगा ऑब्जेक्ट का, हमें पता है ऑब्जेक्ट जब भी कोई डाटा या ऑब्जेक्ट मेरा मेमोरी पे स्टोर होगा, मेरे हीप के अंदर स्टोर होगा, तो उसका एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, डॉट टू स्ट्रिंग ने क्या किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एड्रेस प्रिंट करा के मैंने आपको दिखाया था क्लासेस का। तो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं मेरे क्लासेस के, जो भी मेरा एड्रेस होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्लास नेम एट द रेट फिर हेक्साडेसिमल कुछ भी उसका एड्रेस होगा। तो ये इस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड ने क्या किया, इसके एड्रेस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस रहा होगा डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके वो मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो वो मेरा स्ट्रिंग पूल में चला गया। स्ट्रिंग पूल नाम के एक एरिया के अंदर मेरा वो स्ट्रिंग का वैल्यू स्टोर हो गया, जो कि आता है मेरा हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, तो जो मेरा स्टैक है और जो भी मेरा हीप है, जब भी हम इस तरह से कुछ भी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, तो जो मेरा स्टैक एंड जो हीप जो है मेरा, उसमें मेरा डाटा कुछ इस तरह से प्लेस होता है। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप इस वेबसाइट को देख सकते हो, ये digitalocean.com की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको और अच्छे से जावा हीप स्पेस एंड स्टैक मेमोरी के बारे में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। सो ये जो एग्जांपल है ये मैंने इसी वेबसाइट से कंसिडर किया है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए कि जब भी मैं अपने जावा का प्रोग्राम लिखूंगा तो कैसे मेरे प्रोग्राम्स जो हैं, कैसे वेरिएबल्स जो हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट जो होता है मेरा हीप एंड स्टैक के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, वरना मतलब क्या पढ़ने का कि हीप एंड स्टैक होता क्या है, जब तक हमें ये पता ना लगे कि किस तरह से मेमोरी यूज होती है। तो कुछ इस तरह से आपका हीप एंड स्टैक मेमोरी जो होती है वो यूज होती है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड जो मैं अभी आपको बोल रहा था लोकल वेरिएबल ये भी पूरा अच्छे से बताऊंगा कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं एंड कितने तरह के आपके जावा के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।